नमस्कार, मैं हूँ रेखा। दर्शकों, कार्यक्रम बिहार बिहान देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और दूरदर्शन का ये कार्यक्रम बेहद खास इसलिए होता है क्योंकि हर सुबह एक विशेष मेहमान को लेकर इस कार्यक्रम में हम शिरकत करते हैं। उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र हम करते हैं, उनके जीवन अनुभवों को आपसे शेयर करते हैं ताकि आप हर सुबह कुछ नया सीख सके, अपने ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सके, एक नया मोड़ दे सके। दर्शकों, हमारा जो जीवन होता है, हमारा जो स्वयं का व्यक्तित्व होता है, उसकी भी अपनी एक अलग भाषा होती है। हमारे व्यक्तित्व का अपना एक अलग परिचय होता है जिसे किसी भी ज़बान की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, आपका व्यवहार, आपकी शालीनता, आपके द्वारा किए गए दूसरों के साथ व्यवहार ही आपके व्यक्तित्व की भाषा बनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने व्यक्तित्व को इतना निखारिए, लोगों के साथ इतना सरल और सहज रहिए कि आपके व्यक्तित्व को किसी भी भाषा की ज़रूरत नहीं पड़े और आपका व्यक्तित्व आपकी पहचान बन जाए। इन्हीं बहुत अच्छी पंक्तियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका कार्यक्रम बिहार बिहान में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर सुबह इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे शेयर करते हैं एक थॉट, जिसके माध्यम से महापुरुषों द्वारा कही गई चंद बातें हम आपको बताते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कह गए हैं महापुरुष शब्दों के माध्यम से, अपने चंद पंक्तियों के माध्यम से हमारे विचार में। तो आइए देखते हैं और जानते हैं क्या है आज का सुविचार। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। जैसा करो वैसा बोलो, जैसा बोलो वैसा करो। तो ये देखा आपने और जाना कि क्या है आज के महापुरुषों की द्वारा कही गई चंद बातें, चंद पंक्तियाँ। भले ही कम शब्दों में ये बातें आती हैं, भले ही चंद लाइनों में ये बातें आती हैं, लेकिन यदि इसे हम अपने ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, इसे यदि हम अपने ज़िंदगी में समाहित कर लेते हैं, तो निस्संदेह आप देखिएगा कि कई ऐसे रास्ते हैं जो आपके लिए खुल जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना दोस्तों कि हम कई ऐसे मोड़ आते हैं हमारे ज़िंदगी के पल में, कई ऐसे क्षण आते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और आज का जो युवा होता है, आज का जो व्यक्ति है, वो किसी से राय मशवरा करना नहीं पसंद करता। वो चाहता है कि हर मुश्किलों का सामना वो खुद ही कर सके, हर समस्या का हल वो खुद ही निकाल सके। और ऐसे में यदि आप इन पंक्तियों पर गौर कीजिएगा, इन पंक्तियों को पढ़िएगा, गौर से देखिएगा, तो आप गौर कीजिएगा कि आपकी जो ज़िंदगी की परेशानियां हैं वो स्वतः ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि जैसा पढ़ोगे वैसा आपका दिमाग बनता है। तो कोशिश कीजिए, बेहतर पढ़िए, अच्छा पढ़िए, चंद पंक्तियाँ पढ़िए और उसे अपने व्यक्तित्व में शामिल करिए। तो ये तो हो गई आज के विचार की बात। और अब हम बातें करेंगे आज के दिन की खासियत की, यानी कि आज के इतिहास की। हर दिन ख़ास होता है और हर दिन का अपना एक अलग इतिहास होता है। और हर सुबह हम आपको एक सेगमेंट दिखाते हैं आज का इतिहास, जिसमें आपको ये बताते हैं कि क्या कुछ चंद ख़ास घटनाएं आज के दिन घटी थी जिस वजह से ये आज का जो दिन है वो दर्ज हो गया इतिहास के पन्नों में। तो आइए एक नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या कहता है आज का इतिहास। आज हमारे बीच उपस्थित है रविंद्र कुमार रतन जी। नमस्कार। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बिहार बिहार में आपका। जैसा कि मैंने आपका परिचय अपने दर्शकों को भी दिया है कि आप बैंक में आपने अपना पूरी जो सेवा काल है, सेवा जो आप ये कह सकते हैं कि आप सेवानिवृत्त जो हुए वो बैंक से हुए, बावजूद इसके आपने कविताओं से अपना जुड़ाव रखा, कविताओं से लगाव रखा, समाज से जुड़ाव रखा। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे ये होगा मेरा कि कविताओं से कब लगाव हुआ, लेखनी कब से शुरू की आपने, कब ऐसा लगा कि मुझे लिखना चाहिए, शब्दों को एक कलम के जरिए कागज़ पर उकेरने की कोशिश की, कब आपने? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि भगवान बुद्ध की कर्मभूमि और भगवान महावीर की जन्मभूमि अम्बपाली की रंगभूमि वैशाली से मैं आया हूं। सम्राट अशोक की धरती पर आपका स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि मैं बैंक को समर्पित था, बैंक में मैं आया 1980 में। इसके पूर्व जब मैं छात्र था तो छात्र जीवन से ही साहित्य से मेरा लगाव था। कर्म ही पूजा है, इसकी प्रधानता थी मेरे जीवन में। सन 1969 में मेरा संपर्क राम सुंदर दास जी, जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे,
और इरिगेशन मिनिस्टर मुनीश्वर प्रसाद सिंह ने मुझे राजनीति से जोड़ दिया था। फिर 1974 में जेपी आंदोलन हुआ, जिसमें मेरी सक्रिय भूमिका रही। सन 1980 में मेरी नौकरी बैंक में लग गई, तब से राजनीति से मेरा नाता टूट गया जी। और मैं बैंक कर्मी होकर रह गया। बैंक में एक साहित्य का राजभाषा विभाग होता है। राजभाषा विभाग के समन्वय समिति का मैं अपने शाखा का सचिव हुआ करता था। साहित्य से लगाव था। वर्ष में एक बार राजभाषा दिवस मनाई जाती है, उसमें बिहार स्तर और झारखंड स्तर पर निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था। उसमें मैं प्रथम और द्वितीय कभी हुआ करता था। इस तरह से 7 बार हमें मुख्य महाप्रबंधक से पुरस्कृत होने का सम्मान मिला। जी, बहुत बड़ी बात है। फिर 2002 में एक अशोक कुमार नाम का आदमी हमारे शाखा में मुख्य प्रबंधक के रूप में आए और उसी समय सभी विधाओं के साहित्यकार, कहा जाए तो राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार डॉक्टर नवल किशोर प्रसाद जी का सानिध्य मिला। इन दोनों बड़े भाइयों ने मुझे साहित्य की ओर खींचा और मुझे प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से हमने सर्वप्रथम पहचान नामक काव्य संग्रह 2007 में प्रकाशित किया। जी। वैसे जब मैं पढ़ रहा था तो 1978 में मुजफ्फरपुर से निकलने वाली बज्जिका की समाज पत्रिका में मेरी पहली कविता छपी थी। जी, ऐसे तो पहली कविता शायद वो सबके जहन में होती है, क्योंकि जब वो पहली लेखनी होती है लोगों को याद रहता है कि मैंने पहला वो कविता लिखा था, मैंने पहली कविता वो लिखी थी। मुझे जहाँ तक मालूम है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का यदि हम जिक्र करें तो आपके पिता भी साहित्य से रुचि रखते जी। थे। तो क्या उनकी कोई ऐसी बात है जो आप बताना चाहेंगे, या उनके विषय में ऐसी कुछ बातें जिसे प्रेरणा लेकर आप साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़े? मेरे पिताजी स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव स्वतंत्रता सेनानी थे, ताम्रपत्रधारी रहे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से उन्हें ताम्रपत्र मिला था। 1942 में जब वे स्वतंत्रता आंदोलन में थे तो ज्योतिर्मयी पत्रिका निकालते थे। उस ज्योतिर्मयी पत्रिका में कविता, कहानी, आलोचनाएं हुआ करती थी। 1955 में मेरा जन्म हुआ तो पिताजी के उन रचनाओं को, उन पत्रिकाओं को देखने का मौका मिला। एक तरह से कहा जाए तो पैतृक संपत्ति के रूप में साहित्य का उदय हुआ मेरे जीवन में। जी। फिर 1978 में ही मैं बिहार विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय सेवा योजना का, पूरे बिहार विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करता था। तो मुझे एक दायित्व दिया गया था परिवेश पत्रिका निकालने की। तो मैंने परिवेश पत्रिका निकाला। मेरा पहला संपादन का कार्य वही था। हम चाहेंगे कि यदि आप अपनी कोई कविता सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, तो चंद लाइनों में अपने लिखी कोई कविताएं आप सुनाना चाहें तो ज़रूर सुनाएं। समाज में अंधकार छाया हुआ है। जो साहित्यकार है उसका दायित्व होता है उस अंधकार को प्रकाश में बदले। जी। तो इसी से संबंधित मेरी एक कविता है, हम अमृत बरसाएंगे। घोर तिमिर को शीघ्र मिटा के हम प्रकाश फैलाएंगे। दलित शोषितों की पीड़ा पी हम अमृत बरसाएंगे। क्या बात है। कितनी पीड़ादायक है यह आज़ादी अपनों से हारी। स्वतंत्रता सेनानी रोते बिहस रही दुनिया सारी। पराधीनता की बेड़ी से कब स्वतंत्र हो पाएंगे। दलित शोषितों की पीड़ा पी हम अमृत बरसाएंगे, हम अमृत बरसाएंगे। क्या बात। दीपों सा जल तिमिर मिटाएं जग भर में अज्ञान का। नव वर्ष का संदेश हमारा सरल भाव सद्ज्ञान का। आज़ादी को कब हम अपनों से आज़ाद कराएंगे।
आज़ादी को कब हम अपनों से आज़ाद कराएंगे। मेरा कहना है कि आज आज़ादी जो है सो अपनों ही से हारी है, जी इसलिए हमने कहा है कि आज़ादी को कब अपनों से आज़ाद कराएंगे, दलित शोषितों की पीड़ा पी हम अमृत बरसाएंगे। चिंतन के इस महत् पर्व पर हम निज से फरियाद करें, जन मंगल हित त्याग तिमिर देश सदा आबाद करें। व्यक्तिवाद से ऊपर उठ भारत का मान बढ़ाएंगे, दलित शोषितों की पीड़ा पी हम अमृत बरसाएंगे। हम प्रसन्न हैं आज पुनः जब साथी नया वर्ष आया है, नव उमंग ले नव तरंग ले यह तो नया हर्ष लाया है। अंतिम बंद है, भारत के हर कण कण में हम नया जोश भर लाएंगे, भारत के हर कण कण में हम नया जोश भर लाएंगे। दलित शोषितों की पीड़ा पी हम अमृत बरसाएंगे, हम अमृत बरसाएंगे। क्या बात है, भारत के कण कण में हम नया जोश भर लाएंगे, हम अमृत बरसाएंगे। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ कही आपने और ये बेहद ज़रूरी भी है यदि हम बात करें रतन जी, क्योंकि हमारे जो युवा है तो ऐसा कहते हैं कि वो भारत का भविष्य है, तो उनके कण कण में यदि हम एक नया जोश भरते हैं, एक नई स्फूर्ति भरते हैं, तभी एक नए भारत का निर्माण भी संभव हो पाता है। यदि आपकी साहित्यिक रुचि की बात की जाए, साहित्यिक पसंद की बात की जाए, तो जानना चाहूँगी कि किन्हें ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं आप? कौन से ऐसे लेखक हैं, कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें आप ज़्यादा पढ़ते हैं और जिन्हें पढ़ना आपको बेहद पसंद है? क्या कुछ खास उनमें आपको दिखा है? मैं मूलतः राष्ट्रीय भावना की कविताएं लिखता हूँ, राष्ट्रीय भावना और सामाजिक भावना की कहानियाँ लिखता हूँ। समाज में प्रेमचंद से मैं प्रभावित था, इसलिए समाज में जो विसंगतियाँ फैली हुई हैं, भाई भाई में जो क्लेश हो जाता है, उस पर मेरी कहानियाँ ज़्यादा आई हैं। आज समाज में आदमी में विष भर गया है। हम कहीं भी जाते हैं, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, तो ये भय बना रहता है कि हमारे बगल में बैठा हुआ किस जाति का है, हम जो बोल रहे हैं उससे वो दुखी तो नहीं होंगे। तो साहित्यकार पर ये दायित्व है कि समाज में जो ये विष फैल गया है, इस विसंगति को, इस विष को साहित्य के द्वारा, कलम के द्वारा दूर करें। आपने ये जिक्र किया था कि आपको प्रेमचंद को पढ़ना पसंद है, आप उन्हें पढ़ते हैं, तो चाहूँगी कि उस बातचीत के सिलसिले को आप आगे बढ़ाएं। क्यों उन्हें पढ़ना पसंद है? क्या कुछ खास ऐसा लगता है उनकी लेखनी में? इन तमाम बातों का जिक्र करें आप हमारे दर्शकों से। हम लोग जिस विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे थे, वहाँ हम आदमी के संबंध में, स्वभाव के संबंध में चर्चा कर रहे थे, तो उस पर मैं 2 पंक्ति सुना दूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। ज़रूर। वो है कि आज आदमी में विष इतना भर गया है, आदमी में विष इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। एक दिन सुनोगे चौराहे पर, आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है। ये विषमता है, ये विषम परिस्थिति है। साहित्यकार के ऊपर, साहित्यकार के कंधों पर, उसकी कलम में ये दायित्व आ गया है कि समाज की इस विषमता को, इस विष भरे स्थिति को दूर करे अपने कलम के द्वारा। जी, ये शक्ति आपने प्रेमचंद के कलम में पाई थी कि उन्होंने, हाँ, क्योंकि उन्होंने उसमें एक बात ये भी कहना था जी, कहा जाए कि नहीं कलम के आगे कुछ भी नहीं। आज लोग हिंसा और अहिंसा पर उतर जाते हैं, तो नहीं कलम के आगे कुछ भी कर सकती तलवार यहाँ, नहीं कलम के आगे कुछ भी कर सकती तलवार यहाँ, नहीं चलेगा बुद्ध भूमि पर हिंसा का व्यापार यहाँ। ये हमारी जो प्रेरणा है, उसमें हमने यही कहा है कि कलम में वो तक ताकत है जो तोप, तलवार और बम में नहीं है। इसलिए कलम ही सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे हम राष्ट्र सेवा, राष्ट्र में अस्थायित्व ला सकते हैं, राष्ट्र की स्थिति सुधार सकते हैं। जी, और कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि जहाँ शब्दों की बात होती है, यदि हम वैशाली की बात करते हैं, तो वैशाली जो कि हमारे जनतंत्र की भूमि है, हमारे गणतंत्र की भूमि है, वहाँ यदि हम बात करते हैं शब्दों की, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आज के युवा भी इस ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, आजकल का ये जो एक प्रचलन हुआ है,
पहले के समय की यदि हम बात करें तो लोग किताबों के माध्यम से अपनी कविताएं प्रकाशित करवाते थे। कवि सम्मेलन हुआ, वहाँ लोग गए, अपनी कविताएं प्रकाशित करवाए, वहाँ अपनी कविताओं का वो जिक्र करते थे, अपनी कविताएं लोगों के समक्ष रखते थे शब्दों के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से। अभी थोड़ा सा चलन बदला है, लोग सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो गए हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी बातों को शेयर करते हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर साहित्य की जो चर्चा ज़्यादा हुई है, इससे कहीं ना कहीं आज के युवा भी साहित्य का रुख ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस पर आपकी सोच जानना चाहूँगी, क्या कुछ सोचते हैं सोशल मीडिया पर साहित्य के प्रभाव को लेकर? साहित्य समाज का दर्पण है। जी। साहित्य जो है वो ऐसा होना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है, समाज में क्या होना चाहिए, इन सारे चीज़ों का प्रतिबिंबित हो, ऐसा ही साहित्य होगा। तभी उस साहित्य को हम समाज का दर्पण कहेंगे। दर्पण में परछाई दिखाई देती है जी। उसी तरह साहित्य में समाज की स्थिति का परछाई होना चाहिए, तभी वो साहित्य होता है, वरना साहित्य नहीं होता है, वो कूड़ेदान की वस्तु बन जाती है। जी, कम शब्दों में लेकिन आप बहुत सटीक बात कह रहे हैं। यदि आपके लेखनी में वो शक्ति है जो समाज को बदल सके, लोगों की सोच को बदल सके, तो आपकी लेखनी काबिल तारीफ़ है, नहीं तो वो कूड़ेदान में जाने के लायक है। क्योंकि मन की बातों को व्यक्त करना और समाज को बदलना, ये दोनों अलग अलग बातें हो जाती है। रतन जी, आप अपनी कुछ रचनाएं हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? अभी मैं पूरे राष्ट्र में कोरोना का प्रकोप आया जी। तो कोरोना में किस तरह लोग त्रस्त थे और घर से नहीं निकलते थे, तो उस पर मेरी एक कविता आई कि हम घर से न निकलें और न कोरोना को घर में आने दें। जी, ज़रूर सुनाएं। हाथ को धोते रहना, दूरी बनाए रखना, घर से बाहर नहीं निकलना, इस पर मेरी एक कविता है। कोरोना को हराएं हम। कोरोना का दुख दर्द साथियों, आओ आज मिटाएं हम। घर में रहकर ही मुक्त कराएं, कोरोना को हराएं हम। अच्छे दिनों के आने के लिए बुरे दिन से लड़ना सीखो। कोरोना से लड़ने खातिर घर के अंदर रहना सीखो। जला मशाल चलें जनपथ पर, कोरोना से टकराएं हम। घर में रहकर ही मुक्त कराएं, कोरोना को हराएं हम। छा गया है विश्व में अब तो कोरोना नामक महारोग, इससे तो निजात पाने को परेशान हैं हम सभी लोग। लॉकडाउन में दूरी रखकर सुख की लहर उठाएं हम। घर में रहकर ही मुक्त कराएं, कोरोना को हराएं हम। भारतीय वहाँ मत जाइए जहाँ जमा हो भीड़ के में लोग, ना जाने किस रूप में अब लग जाए कोरोना का रोग। प्रेम प्रीति को पनपा करके, प्रेम प्रीति को पनपा करके सुख दुख साथ निभाएं हम। घर में रहकर ही मुक्त कराएं, कोरोना को हराएं हम। अंतिम बंद है। कब तक घर में बंद रहेंगे, कब तक घर में बंद रहेंगे, कब तक यह लाचारी होगी। कब मुख पर से मास्क हटेगा, कब तक यह बीमारी होगी। भारत को स्वस्थ कराने खातिर कोरोना को भगाएं हम। घर में रहकर ही मुक्त कराएं, कोरोना को हराएं हम। हमारी जो चर्चाएं तो कई ऐसी चली हैं। आपने बताया कि आपकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी है, आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो जानना चाहूँगी कि किन किन विषयों पर आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, क्या कुछ मुख्य बिंदु रहा है, कब आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई, इन तमाम बातों का जिक्र आप हमारे दर्शकों से करें। पहली पुस्तक मेरी काव्य संग्रह 2007 में प्रकाशित हुई। उस समय मैं नया एक साहित्य की दुनिया में आया था, तो उस पुस्तक का नाम हमने रखा पहचान। अब वो मेरी पहचान है या समाज की पहचान है या देश की पहचान है, ये तो पाठक बताएंगे, लेकिन मैंने उसमें समाज का चित्र उकेरा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, इसका उसमें जिक्र किया गया और देश को एकता के सूत्र में अनुसूचित करने का प्रयास किया गया।
दूसरी किताब है सौरभ समीर, ये भी काव्य संग्रह है। जी। मेरे 2 पुत्र हैं, सौरभ समीर और नीरव निशीथ, दोनों इंजीनियर थे। सौरभ समीर परिवार को त्याग कर आध्यात्म से जुड़ गए और नौकरी को लात मार दिए, इसलिए मैंने उनके नाम पर सौरभ समीर पुस्तक की रचना की। वह बिल्कुल सौरभ और समीर है, बिल्कुल समाज में अच्छे गंध का प्रयोग, समाज को अच्छा विचार देने का उस पुस्तक में दायित्व है। हर बाप आज चाहता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, लेकिन मेरा लड़का कहा कि पापा जी भाषण देते हैं कि समाज को, राष्ट्र को गांधी, नेहरू, जवाहर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहिए, और जब मैं उस पथ पर चला तो पिताजी रोते हैं। तो आज मेरा लड़का मुझसे दूर अहमदाबाद में रहता है और वहीं वो अपना ईश्वर भजन और राष्ट्र सेवा में लगा हुआ है। जी, ये बहुत बड़ा त्याग आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, क्योंकि जब आप बातें करते हैं गौतम बुद्ध की, जब हम बातें करते हैं हमारी वैशाली की, तो हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि यही बिहार की वो धरती है जहाँ से गौतम बुद्ध जैसे लोग निकले, जिन्होंने परिवार त्यागा और आज उनका अपना एक नाम है। लोग उनकी बातों को याद करते हैं, उनके द्वारा कही गई चंद बातें ही हमारे समाज को एक नई दिशा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पुत्र की जो अभिलाषा है, जो समाज के लिए वो करना चाहते हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि परिवार त्याग करके वो उन्होंने किया, बल्कि एक अपनी सोच के तहत लोग यदि आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अपने तरफ से आशीर्वाद ही देना चाहिए, ताकि हाँ, जो आपकी कोशिश है आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिले। हर इंसान अपना कर्तव्य करता है इस दुनिया में। क्या कुछ सुनाना चाहेंगे, क्योंकि आप लेखक हैं, तो चाहूँगी कि अपनी लेखनी के माध्यम से आपने जो कुछ कविताएं लिखी हैं वो हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। मैं प्रायः वीर रस की कविता लिखता हूँ। जी। हम निराला जी से प्रभावित रहे। निराला जी वीर रस की भी कविता लिखे हैं, नौजवानों को प्रेरित करने का जागो फिर एक बार भी लिखे हैं। जी। दिनकर जी से प्रभावित हूँ। दिनकर जी की एक एक रचनाएं समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए है। जेपी पर भी उन्होंने कविताएं लिखी। एक जगह हमको लगा कि दिनकर जी इतने बड़े कवि, इतने राष्ट्रीय स्तर के कवि, छोटा मुंह बड़ी बात न हो तो मैं कहूँ कि मुझे लगा कि वो भावुकता के कवि है। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देहांत हुआ तो इतना भावुक हो गए कि उन्होंने कहा कि यह लाश मनुज की नहीं, मनुजता के सौभाग्य विधाता की, बापू की अर्थी नहीं चली, अर्थी यह भारत माता की। तो यह हमको बड़ा ये लगा कि भारत इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा कवि कैसे कह दिया कि भारत माता की अर्थी चली। अगर भारत माता की ही अर्थी चली तो फिर भारत कहाँ। इसलिए ये भावुकता में कही हुई बातें हमको लगी। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, मैं कोई कलम नहीं उठा रहा हूँ उनके ऊपर। और जो देश के लिए बलिदान हो जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए, आज़ादी के बाद भी कारगिल जैसे युद्ध में लोग शहीद होते हैं, तो लोग आंसू बहाकर एक उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं, लेकिन बाद में उनके परिवार को, उनके बच्चे को या उनके बारे में सोचना भूल कर देते हैं। तो मैं उन शहीदों के प्रति सत सत नमन किया हूँ और एक कविता आपको सुना रहा हूँ। कविता कुछ लंबी हो गई है, ज़रूर सुनाएं। सत सत बार प्रणाम भारत की आज़ादी पर जिसने वार दिया जीवन तमाम, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित सत सत बार प्रणाम। देश रक्षार्थ के राही को पथ तो नहीं बदलने पड़ते, मुश्किलें लाख आए मंजिल को कदम चूमने ही पड़ते। जिनके रग रग में भरा है भारत माता का प्यारा नाम, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित सत सत बार प्रणाम। कहाँ खो गए वो बलिदानी जिन्होंने आज़ादी दिलाई, मिटा दिया निज अरमानों को और देश की अस्मिता बचाई। अडिग क्रांति अक्षर योद्धा का था सचमुच
आराम हराम, उन वीर शहीदों को मेरा है सत सत बार प्रणाम। भुला दिया हमने उनको भी जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जिन चिरागों से रोशन हुआ देश वे बुझ गए आज़ादी पर। अंग्रेजों के शोषण से इस देश को मुक्त किया काम, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित सत सत बार प्रणाम। इतिहास लिखने वाले सुनो, कहानी बदल दी जाएगी, जाति और धर्म के बदले में देशभक्ति पढ़ाई जाएगी। क्या बात है। न जाने कितने शहीद हुए लिए बिना जीवन में विराम, उन वीर शहीदों को मेरा है सत सत बार प्रणाम। अनाचार अन्याय अगर है तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, अभिमान जो हो गया ज़्यादा तो हस्तियाँ सिमट जाती हैं। अल्पायु में ही देश के कितने सपूत चले गए सुरधाम, वीर भगत सिंह, फणीश्वरनाथ और ये चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों पर है। जी जी। फूल नहीं चिंगारी हम तो भारत माँ के बलिदानी हैं, संकट के बादल मंडराते तैयार खड़े सेनानी हैं। 1.25 अरब जन नम आँखों से आज कर रहा उनको सलाम, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित सत सत बार प्रणाम। क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर अब स्वतंत्रता दिवस मनाओ, दिवस कुशासन के बीते अब तो शीघ्र सुशासन लाओ। स्वतंत्रता सेनानियों सब थे भारत के मानो राम श्याम, में उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित सत सत बार प्रणाम। दे सलामी इस तिरंगे को, इस देश की ये है पहचान, सर ऊंचा रखना है इसका जब तक जान तब तक है शान। स्वस्थ सुरक्षित सुरभित रहे हमारा यह आव और आमाम, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित सत सत बार प्रणाम। नशा कुछ है तिरंगे के आन की, नशा कुछ है तिरंगे के आन की, कुछ मातृभूमि के शान की। हम लहराएं यह तिरंगा ही, नशा ऐसा है ऐसा हो हिंदुस्तान की। क्या बात। हम मरे परंतु यूं मरे, हम मरे परंतु यूं मरे कि करे याद भारत देश तमाम, उन वीर शहीदों को मेरा है अर्पित सत सत बार प्रणाम। अंतिम बंद है। पीने विष का प्याला आओ, पीने विष का प्याला आओ, विश्व शांति गुरु बनाओ। स्वर्ण विहग सम इस धरती को फिर अखंड भारत बनाओ। स्वतंत्रता सेनानियों का सुनो राष्ट्र के नाम पैगाम, उन वीर शहीदों को है अर्पित मेरा सत सत बार प्रणाम, मेरा सत सत बार प्रणाम। एक ख़ास बात रविंद्र जी आपकी कविता में ये है कि आपने हिंदी के साथ साथ बज्जिका में भी लिखा है, बज्जिका में भी कविताएं लिखते हैं आप। क्या कुछ ऐसी खास वजह रही कि बज्जिका में आपने लिखा, और कुछ कविताएं यदि आप बज्जिका में सुनाना चाहें चंद पंक्तियों में तो ज़रूर सुनाएं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होने की आशा में हम लोग जी रहे हैं। इस बीच हर क्षेत्र का आदमी अपनी अपनी लोक भाषा को भाषा बनाने का प्रयास कर रहा है। मैथिली वाले मैथिली को, भोजपुरी वाले भोजपुरी को, अंगिका वाले अंगिका को, तो हम बज्जिका वाले क्यों चूक जाएं। इसलिए हमने भी अपने क्षेत्र की भाषा मातृभाषा बज्जिका को भाषा बनाने का आंदोलन शुरू किया। इसमें हमारे डॉक्टर नवल किशोर श्रीवास्तव, सियाराम तिवारी, अखौरी चंद्रशेखर जी, इन लोग काम कर रहे हैं। अब इसमें एक राजनीति के धुरंधर संजय वर्मा जी भी आ गए हैं और उन्होंने बज्जिका विकास मोर्चा की स्थापना करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। इसमें व्याकरण है, महाकाव्य है, खंडकाव्य है, कविताएं हैं। उसी बीच में एक कविता आपको बतौर बानगी बज्जिका की, आज से 20-30 वर्ष पहले अगर आपको ख्याल होगा तो आपके घर में आपकी दादी से, आपकी नानी से गांव की अशिक्षित महिलाएं पत्र लिखवाने आया करती थी। न मोबाइल का युग था, न उनको पढ़ने आता था, न लिखने आता था, तो वो पत्र लिखवाते थे कि हमारा साहेब बाहर रहे छन, उनका पत्र लिख दियो न ऐसे ऐसे समाचार। तो उसी स्थिति को हमने आज इस मोबाइल युग में कहा। शीर्षक है सादर प्रणाम।
क्या बात। लिखवैत हती पाती परोसन पर्वतिया से आज, लिखवैत हती पाती परोसन पर्वतिया से आज रौड़े नाम, स्वामी सनमालिक जी के चरणों में है हमर सादर प्रणाम। क्या बात है। घर के हाल चाल हड़बड़ में हम की लिखवाऊं, खस्ता है लुपुत भेल अपनापन गांव से, जान यहाँ नूनों से सस्ता है, क्या जान यहाँ नूनों से सस्ता बहुत है। बढ़िया। होइया बेटी सियान अब बेनाम पतिया फेकैया ओकर नाम, स्वामी सन मालिक जी के चरणों में है हमर सादर प्रणाम। कटहल अमधुर आउर आम में एक्के बेरी लगल गरार, रधिया के बेटी के होरी लेके त हो गेल फरार। सासू माय के की लिखू हाल, उनका से अपनो न होइया काम, स्वामी सन मालिक जी के चरणों में है हमर सादर प्रणाम। कैसहूँ तू हमरा पढ़ैत, कैसहूँ तू हमरा पढ़ैत, तब पीढ़ी बदल जायत रहित न आस कभी दोसर के, रहित न आस कभी दोसर के, मनोव्यथा सब ढल जायत क्या बात। सूद बढ़ा के सुरसासन, मुंशी अब करैत हतन हमरा बदनाम, स्वामी सन मालिक के चरणों में है सादर प्रणाम। अलता बिंदिया चूड़ी साड़ी, कुछियो के त है न अभाव, कुछो तो अच्छा अब न लगैया, खटकैया स्वामी जी के अभाव। मुखिया जी चुनाव जीतेला, बाटैछन विकास के बदले जाम, स्वामी सन मालिक जी के चरणों में है हमर सादर प्रणाम। तनके लिखै छी अधिके समझब, ई पतरी के पतरी न समझब, रौरो हती उहे जे दासी है, पढ़े वाला के प्रणाम कहब। इतिहास पुरुष बन जाए स्वामी, करके सुन्नर सुन्नर काम, स्वामी सन मालिक जी के चरणों में है सादर प्रणाम। अंतिम बंद है। मंदिर सब त दरक गेलई, मस्जिद सभ्य चमक रहल है, मनोभाव के ई अंतर सौंसे गांव में झलक रहल है। बहुते दिन भेल रौड़ा आयला, बहुते दिन भेल रौड़ा देखला, अब कब आएब हमर घनश्याम, स्वामी सन मालिक जी के चरणों में है हमर सादर प्रणाम, स्वामी सन मालिक जी के चरणों में है सादर प्रणाम। ये बज्जिका है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसे प्रस्तुत भी किया है हमारे दर्शकों के लिए। और कितनी खूबसूरत बातें कम लिख रही हैं वो जो महिला लिख रही हैं, कम लिख रही है, लेकिन ज़्यादा समझने की गुजारिश है इसमें। यहाँ पे ठीक है, भले ही दूर है, लेकिन अपने मन से एक आशीर्वाद ज़रूर दे रही है अपने हस्बैंड को, अपने स्वामी को, कि आप जहाँ भी है ऐसा कुछ काम करें कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज हो जाए। ये होती है भारतीय नारी, और ऐसे होते हैं हमारे कवि जिन्होंने शब्दों के माध्यम से दिल की बातें कागज़ पर उकेर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रविंद्र जी आपका कि आप इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों से आपने शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। तो दर्शकों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे रविंद्र कुमार रतन जी से, जो समाज सेवी थे और कवि हैं, कवि और समाज सेवी के माध्यम से आज लोगों के बीच उपस्थित है। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये अंक, और कैसा लगता है कार्यक्रम बिहार बिहार? इस कार्यक्रम के विषय में आपकी राय जानना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, ज़रूर लिख भेजिए हमें हमारे एड्रेस पे। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रिज रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddk patna@gmail.com।